अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयस्सर नहीं तो कहीं निजाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। कब बदलेगा ये फरसुदा निजाम, कब होगा इंसाफ का फौरी क़याम, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनके हाथों में लाहौर पुलिस का ऑपरेशनल कंट्रोल है। थाने की पुलिस हो, पुलिस रिस्पांस यूनिट हो, डॉल्फिन स्क्वाड हो या फिर अबाबिल स्क्वाड, सभी की ऑपरेशनल कमांड डीआईजी ऑपरेशंस के हाथों में है। शहर में जराइम को कंट्रोल करने, कब्जा माफिया से निपटने और शहरियों के दफा के लिए पुलिस का किरदार कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमें तकाबुल करना है कि शहर में बढ़ते जराइम के हवाले से पुलिस क्या कर रही है। क्या शहर बदअमनी की तरफ जा रहा है या अमन और अमान की जानिब? आइए मिलते हैं डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? थैंक यू सर, आप लाहौर की कमान संभाल चुके हैं। आपके आने के बाद आपकी तरजीहात क्या है और किस हद तक पुलिस को बेहतर करने के हवाले से आपकी तरफ से इक़दामात बरोएकार लाए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। देखें, जो बड़ा शहर होता है दुनिया के किसी मुल्क में भी देख लें, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बड़े शहर में क्राइम कंट्रोल पहली तरजीह होती है, क्योंकि इसी के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी जज हो रही होती है। क्योंकि जो चीज़ सिस्टम में रह रही होती है वो ये होता है कि आपने क्राइम कितना कंट्रोल किया, लेकिन साथ साथ जो तरजीहात और साथ ऐड हो जाती हैं, जिसमें हम कब्जा माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी सीजन है पतंगबाजी का, तो काइट फ्लाइंग हमारी एक बड़ी तरजीह में आ जाती है। साथ साथ मंशियात के हवाले से तालीमी इदारों पे फोकस करते हुए मंशियात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से और जो हालात रमज़ान आएगा तो वो हमारी प्राइम ड्यूटीज़ में चला जाता है, PSL आएगा तो वो हमारी प्राइम ड्यूटीज़ में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से तरजीहात बदलती रहती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी बुनियाद पे पुलिस की कारकर्दगी जज हो रही होती है बड़े शहर में खास तौर पर, वो क्राइम, और उसमें भी मेनली स्ट्रीट क्राइम होता है। सर, क्राइम के हवाले से सबसे पहले बात कर ली जाए तो डकैती, चोरी, स्ट्रीट क्राइम, इस तरह की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। आपके आने के बाद क्राइम में कमी आई है इंटरनेशनली, तो आपकी क्या ऐसी पॉलिसी है जिसके बाद क्राइम में हम कमी देख रहे हैं? अगर थाने में बैठा SHO बेहतर काम नहीं कर रहा तो उस पर आप कैसे नजर रखते हैं? देखिए, थोड़ा सा प्रायोरिटीज का भी होता है इशू, क्योंकि आप जो कैपिटल होता है, चाहे वो प्रोविंस का हो, चाहे मुल्क का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, उसमें खास तौर पे जो सिक्योरिटी होती है और जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जैसे प्रोटेस्ट रैलीज, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपकी जो ड्यूटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, मेजर पोर्शन आपका उसके ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें खास तौर पे ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हम जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इससे पहले जनरली होता ये है कि आप FIR को बेस करते थे। FIR की बुनियाद पे अगर आप क्राइम कंट्रोल करने जाएंगे तो वो कभी भी नहीं होता। मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि जो 15 पे कॉल्स हैं, जो किसी भी क्राइम के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से या प्रॉपर्टी क्राइम के हवाले से या दूसरे क्राइम के हवाले से आती हैं, उसकी बुनियाद पे हम अपनी सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और जो 15 की कॉल का एक ऑथेंटिसिटी उसकी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेफ सिटी में डायरेक्ट कॉल रिसीव हो रही है और वो वहाँ से हमें पास ऑन हो रही है, तो यानी कि उसमें पुलिस का किरदार उसकी रिसीव करके आगे भेजने में ऐसा कोई नहीं है। तो यानी कि उसमें हम ये अज्यूम करते हैं, बल्कि यकीन से हम कह सकते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि कॉलें कम हो जाएं। वो कॉलें जितनी लाहौर शहर से पूरे दिन में 24 घंटे में रिसीव होती हैं, वो एज इट इज़ हमें फॉरवर्ड भी होती हैं। उसकी बुनियाद पर मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स को बनाया है। उसकी बुनियाद पर डिप्लॉयमेंट थानों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम किया है, और उसकी बुनियाद पे फिर हमने थानों की रिसोर्सेज को एडजस्ट करना शुरू किया कि फर्ज करें एक थाना एक कैटेगरी है क्राइम के हवाले से, यहाँ पे यानी कि जिसकी नंबर ऑफ कॉल ज्यादा है और तो जो B, C है जिसकी उसके मुकाबले में कम है, तो उन दोनों की रिसोर्सेज बराबर नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी रिसोर्सेज की एडजस्टमेंट की है। उसके बाद साथ साथ हमारा जो मेजर क्राइम है, जो लाहौर का किसी भी बड़े शहर का पाकिस्तान के है, वो मोटरसाइकिल रिलेटेड है। तो मोटरसाइकिल की चेकिंग पे हमने फोकस किया है। उस पे जो नंबर प्लेट के बगैर या अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल्स फिरते हैं उसके ऊपर फोकस किया है, इसकी चेकिंग के ऊपर फोकस किया, इसका डाटाबेस बना के हमने उसको क्रिमिनल ज्यादातर वारदातें हम मोटरसाइकिलों पर ही देखते हैं। अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल होती है, नंबर भी लगा होता है, फेक नंबर प्लेट लगा के लोग वारदातें कर रहे होते हैं। तो आपने स्नैप चेकिंग और जैसे आप बता रहे हैं कि नाकाबंदी हम कर रहे हैं और मोटरसाइकिल पर फोकस है, उसको कंट्रोल किया जाएगा तो क्राइम में भी कमी आती जाएगी। लेकिन अगर हम बात कर ली जाए थानों में बैठे जो एहलकार हैं, जो सेक्शन उनके स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल 1992 में थाना बना था तो तब उसकी जो मंजूरशुदा नफरी थी वो 110 कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल जो भी फुट कांस्टेबल होते हैं। तो जैसे जैसे साल गुजरते गए, आज हम 2020 के बाद 2021 में भी आ गए हैं, तो तादाद में इजाफा नहीं हम देख पा रहे, आबादी बढ़ती चली जा रही है, नफरी हमारी कम होती चली जा रही है। क्या ये वजह तो नहीं क्राइम बढ़ने की? देखें, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। यहाँ पे नहीं है, दुनिया सारी में किसी भी मुल्क में जो पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है उसको पूरी नहीं मिलती। और यहाँ की अगर बात करें, मैं जब एएसपी था, मैं कोई 1877 के जो इंस्पेक्शन नोट्स होते हैं वो जो अंग्रेज डीआईजीज ने लिखे हुए हैं, उस वक्त भी देखता था तो उस वक्त भी रिसोर्सेज वहाँ पे नफरी, वो कहते थे कि यहाँ पे 6 सिपाही होने चाहिए तो वहाँ पे 3 है, या यहाँ पे 12 होने चाहिए तो वहाँ पे 6 हैं। दैट मीन्स की डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस ये चलता रहेगा, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जहाँ पे वो सारी रिसोर्सेज पुलिस को जो रिक्वायर्ड होते हैं वो दे नहीं सकते। साथ साथ क्राइम बढ़ने की और भी बड़ी रीजंस होती हैं कि आपकी यंग पॉपुलेशन है दुनिया में, जो वो ममालिक जिनकी यंग 14 से 35 तक की जो एज ग्रुप ब्रैकेट है, इसमें कुछ 65% ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। साथ में अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खराब होने का यकीनन चांसेस होते हैं, और वो हो भी रहे होते हैं। हमारा फोकस जो क्राइम मैनेजमेंट के हवाले से है वो 2 कैटेगरीज होती है। एक तो प्रिवेंशन है कि जिसमें आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नाके लगा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उसको हम इससे डाउन करते हैं। और साथ साथ उसके बाद डिटेक्शन है कि इन्वेस्टिगेशन में हम जो कल्प्रिट्स हैं, जो वारदातें हो रही होती हैं, उनको पकड़ रहे होते हैं। तो उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आने वाला क्राइम रुक रहा होता है, और पिछले केसेस जो सारे हुए होते हैं वो ट्रेस हो रहे होते हैं। तो ये एक 2 pronged स्ट्रेटेजी होती है जो इस तरह से करती है। तो प्रिवेंशन पे चूंकि ऑपरेशन डिवीजन का फोकस ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशन का डिवीजन अलग है, वो उनका डोमेन है। तो मेरे में तो मैंने जो पिछले 1 महीने के दौरान जो ये सारा इसके ऊपर जो क्राइम को बाकायदा 15 की कॉल की बेसिस पे प्रिवेंट करने की कोशिश किया। तो हमारा अल्लाह की मेहरबानी से फरवरी को अगर पिछले साल के फरवरी के साथ हम कंपेयर करें तो हमारा जो स्ट्रीट क्राइम जिसमें रॉबरी और डकैती है वो उसमें तकरीबन कोई 28% डिक्रीज है कॉल्स में। अच्छा, और इसी 28%। और मोटरसाइकिल जो स्नैचिंग है, इसको झपट्टा कहते हैं, या विदाउट वेपन भी कोई एक मोटरसाइकिलिस्ट किसी को पर्स मोबाइल छीन के चला जाता है, स्नैचिंग जिसको स्ट्रीट के ऊपर हो रही है, उसमें 35% डिक्रीज है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और इसकी वजह से मुझे फायदा ये हो रहा है कि जो हमारे एसपीज हैं या जो बाकी स्टाफ काम कर रहा था वो उन्होंने ज्यादा शौक से इससे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हम एफआईआर को बिल्कुल हमने साइड पे कर दिया है, क्योंकि अगर फर्ज करें एफआईआर रियल पिक्चर इसलिए नहीं पेंट करते कि किसी का अगर 2-4 हज़ार का मोबाइल स्नैच होता है या 2-4 हज़ार रुपये होता है तो वो एफआईआर खुद भी नहीं कराता कि किस लिए मैं अदालत के या थाने के चक्कर लगाऊंगा। बट जो एक्यूज होता है, जो क्रिमिनल होता है, जिसने वो छीना बटवा उसका या मोबाइल, तो उसको ये पता तो नहीं होता कि इसमें 2000 होंगे, उसने तो एक वारदात की। तो क्रिमिनल को हम जो लॉ के एम्बिट में लाने के लिए हम उस वारदात को भी अकाउंट फॉर करते हैं, इसलिए हम 15 की कॉल पे फोकस करते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि हम हर दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करते हैं, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम डकैती जो अननोन होते हैं, बंदे का नामजद नहीं होते, तो ये भी मुकदमात एसएचओ की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। जो शहरी होते हैं फिर वो तासुर, जो पुलिस का इमेज जो मुस्बत लेकर जाते हैं, वो भी मुनफी तासुर लेकर बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुकदमात के इंदराज के हवाले से एसएचओ के साथ कोई ऐसा आपने एसओपी बनाया है कि अगर 1 दिन या 2 दिन में आप अगर डकैती, चोरी या स्ट्रीट क्राइम का मुकदमा दर्ज नहीं करते तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसके बाद वो फिर मुकदमात का इंदराज राइट टाइम शुरू कर दें? तो इसमें गवर्नमेंट की भी और आईजी पंजाब की और सीसीपीओ लाहौर के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं सबको कि एफआईआर फौरन होनी चाहिए, स्पेशली उन केसेस में कि प्रॉपर्टी केसेस में और जिसमें नॉन एक्यूज नहीं, यानी कि आप नामालूम अफराद के खिलाफ कराते हैं, तो वो यानी कि उसमें हमें ये यकीन होता है कि ये आप एफआईआर किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ किसी को कुछ वकुआ बना के किसी को आप फंसाने के लिए नहीं कर रहे, तो उसमें तो फौरन हो रही हैं। बाकी जहाँ पे जरा से भी सस्पेशंस होते हैं कि आप कहते हैं कि डकैती हुई है या नकबजनी हुई है या कोई ऐसी वारदात हुई है कि इसमें जनरली आप नहीं जानते होते डाकू को, बट आप कहें कि फलाने बंदे ने की है, तो वो इंक्वायरी तलब होता है। तो जहाँ पे इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है कि एफआईआर किसी गलत बंदे को फंसाने के लिए नहीं हो रही, उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन उसका भी हमने, और इस तरह जो प्रॉपर्टी केस है जिसमें किसी का फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई है, उसमें एक यहाँ पे एसओपी है कि आप इंक्वायरी करके करें। तो एसओपी का टाइम जो थोड़ा ज्यादा था उसको सीसीपीओ साहब के डायरेक्शन है कि हम उसको कम करें, और हम उसको कम करके जो फर्ज करें 2-3 हफ्ते में पहले बात जाती थी, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होता है यहाँ पे थानों पे। वही एसएचओ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी कर रहे हैं, जलसे को भी देख रहे हैं,
कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी जा रहे हैं, मैच की ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ साथ आके अपना काम भी कर रहे हैं, तो वो टाइम उस वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और फिर इंक्वायरी पार्टियों की मीटिंग रखी, एक आई तो दूसरी नहीं आई, नेक्स्ट टाइम दूसरी आई तो पहले वाली नहीं आई, तो इससे थोड़ा सा जो डिले आ रहा था, जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, हम उसको कम करके उसको टाइम शॉर्ट करके जल्दी करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। अवाम और पुलिस के दरमियान जो ताल्लुक है बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन अब हम दूरियां भी होती हुई देख रहे हैं। हर बंदे को आप तक अप्रोच हासिल करनी होती है, या कोई एसपी से शुरू हो जाए तो डीआईजी ऑपरेशन सीसीपीओ तक जाते हैं। वो जब तक फोन न जाए एसएचओ या कोई थानेदार हरकत में नहीं आता, तो क्या ये प्रैक्टिस खत्म करेंगे आप? देखिए, थोड़ी सी बातों में रियलिटी होती है, हकीकत होती है, और कुछ परसेप्शन होती है कि सालों से पुलिस के बारे में जो एक इमेज बना हुआ है कि ऐसा है, तो हम जनरली अज्यूम भी कर लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन असल में ऐसा शायद ना हो। क्योंकि एफआईआर की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम एफआईआर ऊपर से ऑफिसर से सीनियर कमांड से इजाजत हो चुकी है कि आप एफआईआर दर्ज करें, और एफआईआर दर्ज करने क्योंकि सिटीजन का राइट है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो हम आप उसको उसके राइट से नहीं आप रोक सकते, इसलिए आप एफआईआर दर्ज करें। इस पे हम एसएचओ को ऐसा कुछ कहते नहीं है कि ये एफआईआर आपने क्यों दर्ज की है, तो वो उस हिसाब से उसकी जो है स्पीड एफआईआर दर्ज होने की पड़ती है। जहाँ तक दूरी की आप बात करते हैं या अवेलेबिलिटी की आप बात करते हैं, तो आईजी पंजाब के और सीसीपीओ लाहौर के ऑर्डर्स हैं, सारे थानों में कैमरे लगे हुए हैं। एसएचओज के 84 एसएचओज 3 से 5 बजे अपने रूम में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के लोगों को सुनते हैं, और सारा टाइम कन्वर्ट है अपने थाने के इलाके में भी, और जो आपके गेट पे भी उसके बाद उसके पोस्टर बैनर्स लगे होते हैं। सबको पता है कि इस टाइम में बैठते हैं, उस टाइम पे लोग आते भी, और ये 2 घंटे जो हैं ये कैमरा मॉनिटर्ड है। यहाँ पे मेरे डीआईजी ऑफिस ऑपरेशंस के ऑफिस में यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ पे हम टीम्स बैठी होती हैं, ऑप्स रूम में वहाँ पे 3 to 5 जो है मॉनिटर करते हैं। उसके बाद जो उसमें एसएचओ मौजूद नहीं होगा तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, वो नहीं होगा तो एडिशनल एसएचओ बैठेगा, ताकि वो लोगों को कोई एक ऑफिसर वहाँ पे उनके मसाइल के लिए मिले जरूर। तो वो यहाँ से मॉनिटर होता है, उसमें जो अगर कोई नहीं बैठता, प्रोसीजर फॉलो नहीं करता कि अगर खुद बिजी है दूसरे बंदे को बिठाए, वो भी नहीं बिठाया, तो हम यहाँ से उसको शो कॉज देते हैं, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होती है और लोगों को सजाएं भी इस पे मिली। बिल्कुल ठीक है सर। क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से हमने एक के बाद एक नई फोर्स बनाई है। अब रिसेंटली अबाबिल स्क्वाड का क्या अमल में लाया गया है, 20 मोटरसाइकिलें उनको दी गई नहीं बल्कि दिखाई गई, बाद में उनको तब्दील कर दिया गया, कोई रद्द-बदल हुई है क्या, उस पर काम शुरू करने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल रद्द-बदल कोई भी नहीं उसमें हुई। 20 मोटरसाइकिल में से 15 नई थी जो उनको नहीं दी गई, बाकी हमने स्क्वाड भी इसका करना था, तो 20 जो दूसरे 5 मोटरसाइकिल थे उनको ऐसे दिए गए। और ये इस फोर्स का मकसद, आप फोर्स के ऊपर फोर्स का मकसद असली इस तरह से कोई ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ जो पहले काम को करा दूसरा दे रहे हैं। जैसे आप डॉल्फिन से अगर इसको कंपेयर करें तो डॉल्फिन फोर्स हमारे पास मौजूद है, वो लाहौर के हर एरिया में मौजूद है अकॉर्डिंग टू द क्राइम 15 कॉल्स, ताकि 15 कॉल पे हर इलाके में पुलिस टाइम पे पहुंचे। हमारा रिस्पांस टाइम 5.6 मिनट्स है, मतलब 5 से 5.5 मिनट के दरमियान में। लाहौर में शायद ये पाकिस्तान में सबसे बेहतर रिस्पांस टाइम होगा, और उसके लिए हमने डॉल्फिन और पीआरयू यूनिट्स प्राइमरीली इस काम के लिए हमने डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि जब 15 पे कॉल आए, चाहे सच्ची है चाहे झूठी है, तो विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम पुलिस वहां पे पहुंचे। प्राइमरी उनका ये है, सेकेंडरी उनका क्राइम कंट्रोल भी है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करें, बट प्राइमरी फोकस उनका इस चीज पे होता है। अभी जो 20 मोटरसाइकिल्स का स्क्वाड हमने स्पेशली बनाया, इसका मकसद ये है कि वो थाने जिनके इलाके में क्राइम ज्यादा है, या कुछ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, जैसे शाम को 4 से 8 के दौरान में या 8 से 12 के दौरान में, या क्राइम बढ़ जाता है या नंबर ऑफ कॉल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजीद हेल्प करने के लिए स्क्वाड हमने बनाए हैं कि एक 20 मोटरसाइकिलों का स्क्वाड अगर एक स्पेसिफिक टाइम में एक थाने के एरिया में जाके चेकिंग करेगा और नेक्स्ट में अगले में, नेक्स्ट में अगले में, तो पुलिस की विजिबिलिटी फॉर क्राइम प्रिवेंशन ज्यादा होती है, तो उससे उन इलाकों को क्राइम कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, और एसएचओ डीएसपी को मजीद रिसोर्सेज उसके डिस्पोजल पे आते हैं ताकि वो अपने इलाके को बेहतर तरीके से मैनेज करें। डीआईजी ऑपरेशन से दोबारा फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक लेंगे। दोबारा फिर उनसे बात करते हुए बड़े अहम सवाल इनके सामने रखते हैं और उनके जवाब तलब भी करेंगे हम, और हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम डीआईजी ऑपरेशन से दोबारा बात शुरू करते हैं।
सर रवां साल कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं डकैती, चोरी और दीगर मुकदमात के हवाले से बताइएगा। पिछले साल के मुकाबले में हमारे ऑलमोस्ट सारे हेड में जो ये डकैती चोरी के पर्चे कम हैं। एक मेन रीज़न ये भी है कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोटरसाइकिल, क्योंकि पहले अगर कोई FIR दर्ज होने में कोई कमी कोताही होती थी तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं और मोटरसाइकिल चोरी कम करते हैं हम ज़्यादा दर्ज। कितने SHO के खिलाफ आपने अब तक कार्रवाई की है जब से आपने ये चार्ज संभाला है DIG ऑपरेशंस का, कि किसी ने मुकदमात में देरी बरती हो या मुकदमे को लटका दिया गया हो, दरखास्त लटका दी गई हो और आवाम की बात न सुनी जा रही हो और उसके बाद कंप्लेन आप तक पहुंची हो, तो आपने कितने SHO के खिलाफ कार्रवाई की? 1 महीना तकरीबन मुझे यहाँ पे हुआ है और इन चीज़ों को हम देखते हैं यकीनन। और वो उसमें बेसिकली बात ये है कि जब कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है कि वो पर्चा लेट हुआ तो पहले हम SHO से पूछते हैं, अगर उसके पास कोई प्लाजिबल जस्टिफिकेशन उस चीज़ की हो तो फिर तो ठीक है, वरना उसको शो कॉज देके रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है, उसके मुताबिक उसको सजा मिलती है। कोई 3-4 केसेस जो है मुझे याद पड़ते हैं इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं, तो अब टाइम, क्योंकि इंक्वायरी का एक प्रॉपर टाइम होता है, किसी को शो कॉज मिलता है तो उसके पास इतने दिनों का टाइम होता है, 7 डेज का उसमें जवाब देना होता है, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, फिर रिपोर्ट आती है, तो जो उसका प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस है वो चल रहा होता है, तो उसकी वजह से कोई 20-25 दिन चीज़ में लग जाते हैं अगर आपने उसको प्रॉपर पनिशमेंट देनी है कि जिसका असर हो उसके ऊपर। सर अभी रिसेंटली मुख्तलिफ थानों का मैंने विजिट भी किया और मुशाहदे में ये बात सामने आई है कि नॉन प्रोफेशनल SHO अब थानों में विराजमान है, जो पहली बार पोस्टिंग उनकी हुई है एज SHO, तो उनकी पास पब्लिक डीलिंग के हवाले से भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई 2 पार्टियां आगे उनमें सुलह भी नहीं करवा सकते और पैनिक हो जाते हैं। उस हवाले से आप कोई अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिले और SHO कॉन्फिडेंस के साथ जो उसका काम है उसमें एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए उसको फॉलो कर रहे हो? आप अगर कहते हैं कि SHO पहली मरतबा लगा है, तो जो अच्छे SHO जहाज हैं वो भी कभी जिंदगी में पहली मरतबा जरूर लगे होंगे, तो हर किसी के लिए पहली मरतबा एक दफ़ा जरूर होता है। तो हमने जो आपका SHO का पूल है, यानी कि जो एलिजिबल SHOs है लगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमेशा नए लोग जरूर लगाने पड़ते हैं, ताकि जो लोग बार बार लग रहे हैं वो ये ना समझें कि उनके बगैर लाहौर नहीं चलता, और नए लोगों को मौका मिलता है, ट्राई करते हैं। कुछ लोग उसमें से अच्छे निकलते हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के होते हैं, कुछ नहीं चल पाते, जो नहीं चल पाते वो साइड लाइन पोजिशन पर चले जाते हैं, जो दरमियाने दर्जे के होते हैं। थानों की कैटेगराइजेशन है कि A कैटेगरी हाई प्रेशर पुलिस स्टेशन है, B उससे थोड़े कम है, C उससे कम है, तो हमने 84 पुलिस स्टेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है और साथ साथ आगे के लिए एक SHO का पूल भी तैयार करना होता है कि ताकि कल जब को आपको लगाने की जरूरत पड़े तो आपके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल SHOs मौजूद हों। तो ये इस तरह की बात अगर हम ये कहें कि पहली मरतबा वाला लगाएं ना, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो SHO किसी ने तो पहली मरतबा लगना ही है, और जो पहले लग चुके होते हैं SHO से DSP बनते हैं, प्रमोट होते हैं, तो जो अब नंबर ऑफ ऑफिसर्स लगाने के लिए वो पूल शॉर्ट होता जाए तो थोड़े अरसे बाद लगाने के लिए कोई बचेगा ही। सर SHO पर इल्जामात लगते रहते हैं, आपने बताना है कि कितनी सदाकत है इस पे। एक SHO लाखों रुपए मंथलियां लेता है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है? परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। अगर हम ये बात करें कि जी सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट में मसाइल हैं, बाकी किसी डिपार्टमेंट में मसाइल नहीं, तो मेरे ख्याल में कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इससे एग्री नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है जिसकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, जिसके पास हमेशा 2 पार्टीज आती हैं, जिसमें से एक के खिलाफ फैसला होना है और एक के हक फैसला होना है, चाहे वो इंक्वायरी हो चाहे तफ्तीश हो, और उसके साथ साथ लोग अपने मोटिव्स के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए सिविल प्रोसीडिंग्स को क्रिमिनल बना के पर्चा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे SHOs मना करते हैं या ऑफिसर्स मना करते हैं। तो हमेशा काम ही हमारा ऐसा कंट्रोवर्शियल है कि जिसमें 2 पार्टियों में से किसी एक ने, और अक्सर औकात जो एक पार्टी है जिसका उसका अगर मकसद हासिल न हो तो उसने भी आप पे राजी नहीं होना। तो जब पार्टीज आप पे राजी नहीं होंगी तो आप पे इल्जाम तो लगेगा। लेकिन चूंकि एक डिपार्टमेंट का आप अगर सजाएं निकाल के देखें तो जितनी सजाएं पुलिस में मिलती हैं शायद किसी दूसरे महकमे में मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब जैसी मुआशरा होता है, जैसे सोसाइटी होती है, जैसे लोग होते हैं, हमारे पास यही स्टफ अवेलेबल है, कोशिश हम पूरी करते हैं कि जो गलत लोग हैं उसको वीड आउट करें, सजाएं दें, उनको साइड पे करें, और इंक्वायरियां भी होती हैं, उन पर सजाएं भी मिलती हैं, बहुत सारे लोग साइड भी हो जाते हैं, बहुत सारे डिसमिस भी होते हैं। एहतसाब चलता रहता है, जी एहतसाब मुस्तकिल चलने वाला प्रोसेस है पुलिस पे। अब हम आ जाते हैं पब्लिक के पास। पब्लिक पुलिस के साथ ताउन कर रही है,
पुलिस भी उनको सर्विसेज देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हम देखते हैं पतंगबाजी के वाकयात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना कीमती जानों का ज़िया भी होता है और कुछ जख्मी हो जाते हैं। तो उस हवाले से लाहौर पुलिस ने क्या वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दे दी है कि इस पे फुली एक्शन होगा, और वालिदैन के हवाले से क्या मैसेज आप देंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और ये पब्लिक सर्विस कंट्रीब्यूशन होगी आपकी तरफ से, आपका चैनल की तरफ से कि इस पर ज़रूर बात करें। बात ये है कि पतंगबाजी आपको पता है कि लाहौर में कई सालों से, ये आज के दिन की या आज के महीने की बात नहीं, कई सालों से हमारे जो शहरी हैं उनकी जानें इसमें ज़ाया हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ मुस्तकिल एक्शन चलता रहता है, और मेन इसका जो कि सीज़न फरवरी मार्च होता है तो इसी टाइम में ज़्यादा एक्शन भी ज़्यादा होता है, और इसी टाइम में इंसिडेंट्स भी आपको होते हुए नज़र आते हैं। हमारा जहाँ तक है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि हम बड़ा सख्ती से इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे साथ शहरियों का ताउन नहीं होगा इसको ज़ीरो करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी छत अगर इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो आपके अपने घर से कोई कर रहा है या आपके दूसरे पड़ोसी से कोई कर रहा है या कोई जानने वाला कर रहा है, तो उसके लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि कोई दूसरा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में जिम्मेदार हो सकता है। साथ साथ हमने इसमें इस दफ़ा कोशिश ये की है कि जो पतंग उड़ाने वाला है और जो बेचने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके सब के खिलाफ तफरीक ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें ताकि पतंग की अवेलेबिलिटी जो है वो मार्केट में शॉर्ट करें, तो उसके ऊपर किया है। साथ साथ हमने इसमें मसाजिद से ऐलान भी, पूरे लाहौर की सारी मसाजिद से दिन में एटलीस्ट 3 टाइम ऐलान करा रहे हैं कि ये एक खूनी खेल है, इसमें अपनी छत को महफूज बनाएं, अपने बच्चों को और जो दूसरों के प्यारे सड़क पे गुजर रहे होते हैं उनकी जान के साथ मत खेलें। और साथ साथ हमने 15 पे भी इसकी ये फैसिलिटी रखी है और अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी दिए हैं, मीडिया में भी दिया है कि अगर किसी के इलाके में पतंग उड़ रही है या पतंग बिक रही है या पतंग बन रही है तो 15 पे इतला दें, हम उसके खिलाफ एक्शन भी करेंगे और इतला देने वाले को इनाम भी देंगे। तो ये मिला जुला के कि हम अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी जो प्रिवेंटिव एक्शन वो भी सारे ले रहे हैं, और जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR भी कर रहे हैं। तो इससे हम इसको कंट्रोल करने में अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी हद तक कामयाब हैं। साथ साथ जो इसका काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके भी थोड़े से इश्यूज हैं कि वो मतलब पतंग उड़ाने वाला और बेचने वाला और बनाने वाला सारे एक ही लाइन में है, सज़ा कम है, तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक तो एक्ट के लॉ में के मुताबिक ही बात चलेगी। तो अभी उसकी तरमीम जो है वो भी इन प्रोसेस है, मेरे ख्याल में इस पर भी अगर कानून की तब्दीली होती है तो उससे बहुत बेहतरी होगी। सर, पतंगबाजी पर हम एक SHO को मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन जब इलाके में मंशियात बिक्री हो, खरीदो फरोख्त का अमल जारी रहा हो, डकैती हो रही हो, चोरी हो रही हो, तो उस पर भी SHOs को फारिग करना, मुअत्तल करना एक डिस्करेज करने वाला होना चाहिए एलिमेंट? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ये मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट मिसअंडरस्टूड है कि हम SHO को क्यों मुअत्तल करते हैं। जैसे लाहौर है तो लाहौर शहर की जो पतंगबाजी के हवाले से तकरीबन 500 बिल्डिंग्स हैं कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं या हाई ब्रिजेस हैं सारे, तो अगर एक आपकी बाकायदा एक आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की हुई है और एक उसके हवाले से डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया हुआ है जो SPs, DSPs, SHOs ने SHOs तक कन्वेड है, और SHO की जिम्मेदारी है कि उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट करे, तो अगर वो उस पर मुताबिक अमल दरामद नहीं करेगा तो फिर ये इंसिडेंट को तो फिर वो जिम्मेदार है। तो अगर कोई एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ड्यूटी नहीं लगती, उसकी वजह से कोई हादसा होता है तो वो उसको हम उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह से जहाँ के बाकी वारदातों की आप बात करते हैं उसमें जो प्रिवेंटिव उसका कंपोनेंट है, यानी कि उसको रोकने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो स्टेप्स SHO ने लेने होते हैं, अगर वो उन्होंने लिए हुए हों तो फिर हम पे कुछ नहीं कहते, अगर नहीं लिए हुए तो उस पर बाकायदा शो कॉज देके उसको प्रोसीड किया जाता है। दुनिया सारी में इसी तरह से होता है कि आपका एक प्लान होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, आप प्लान पिछले कई सालों के डाटा को, फिगर्स को देख के बनाते हैं, उसके मुताबिक अपनी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी तरतीब देते हैं, तो उस पर अमल दरामद कराने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर अमल दरामद कराने में वो कोशिश कर रहा है और पूरी उसने जो अवेलेबल रिसोर्सेज लगाई थी फिर भी होगी तो ये हो जाता है, ये दुनिया सारी में होता है, तो ये बात नहीं कि हमारे पास होता है। जहाँ तक बाकी सोशल इविल्स हैं, मंशियात हैं और जुआ वगैरह है, तो उसमें रोकने की हद तक बिल्कुल हम उसको वो उसके खिलाफ अगर उसमें कोई इसकी मैलाफाइडी हो या इन्वॉल्वमेंट हो या जो बेसिक स्टेप्स हैं कॉमन सेंस के मुताबिक SHO की ड्यूटी करनी चाहिए वो नहीं की हो तो उसमें भी हम उसको एक्शन लेते हैं। सर, हमारी पुलिस क्रिमिनल्स के साथ मिल चुकी है, 2-3 वाकयात आपके नोटिस में भी आए होंगे। आपके आने से पहले लियाकताबाद में एक पर्चा होता है, आइस फरोख्त करने के इल्जाम पर 4 पुलिस मुलाजमीन पकड़े जाते हैं, मुल्टन थाने में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। रिसेंटली आपके आने के बाद
एक वाकया पेश आया कान्हा के इलाके में, जहां पर हमारे पुलिस रिस्पांस यूनिट के भी एहलकार उसमें मुलविस पाए गए। तो ये जब पुलिस हमारी हिफाजत करते करते क्रिमिनल्स की हिफाजत में मामूर हो जाएगी, उनकी जिम्मेदारी खुद निभानी शुरू कर देगी, तो फिर हमारा माशरे में तो जो अवाम के जानमाल के हवाले से जो दावे किए जाते हैं वो तो हम दावे ही रह गए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2-3 बातों को ज़हन में रखने की जरूरत है कि पुलिस की जो डीलिंग है वो क्रिमिनल्स के साथ ही है, यहाँ पे नहीं दुनिया के हर मुल्क में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी लेवल पे पुलिस की क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्वमेंट्स निकलती रहती हैं और वहाँ पे एक्शन भी होता रहता है जैसे यहाँ पे होता है। रीजन क्या है? यहाँ पे एक्शन होता है मगर वो बंदा फिर आपके जाने के बाद दोबारा फील्ड में नजर भी आता है। वो बात ये वक्ती तौर पे एक्शन ले लिया जाता है। बिल्कुल, एक्शन किस लिए लिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट की पॉलिसी नहीं है, डिपार्टमेंट इस चीज से रोकता है। डिपार्टमेंट आपको जो कानून के मुताबिक है, जो आपके सीनियर पोजीशन हैं वो यही कहते हैं कि आपने कानून के मुताबिक चलना है और लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आपने पूरी करनी है। तो उसमें से कोई बंदा अगर कोई उस चीज से हटके कोई गलत काम करता है तो उसकी इसमें FIR भी लोगों की हुई हैं, लोग जेल भी जाते हैं, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में डिसमिस भी होते हैं और पनिशमेंट्स भी मिलती हैं जो इंक्वायरी में एविडेंस होता है उसके मुताबिक। क्योंकि बात यह है कि अगर आपका एक हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर समझते हैं कि इतना कुछ हुआ होगा, लेकिन जब हम किसी भी चाहे वो अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करें, क्योंकि उस इंक्वायरी ने भी कल को जाके कोर्ट में चैलेंज होना होता है, और जब कोई FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करें उस इन्वेस्टिगेशन में अल्टीमेटली कोर्ट में जाना होता है। तो अगर हमारी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा जिसके मुताबिक कोर्ट फैसला करे या हम फैसला करें, तो उसमें अल्टीमेटली केस है, बहुत सारे केसेस होते भी हैं कि लोग बाद में जो रीइंस्टेट होते हैं, बट जहाँ पे एविडेंस पूरा होता है वहाँ पे न कभी इंक्वायरी में बंदा वापस आता है न कोर्ट उसको कोई फेवर देता है। और अभी भी अगर कोई ऐसे पुलिस मुलाजमीन जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ आपकी तरफ से मैसेज क्या है? मैसेज उनके खिलाफ यही है कि जो क्रिमिनल्स के साथ हम सलूक करते हैं उनके साथ वही सलूक होगा, और हम बिल्कुल ये एनकरेज करते हैं पब्लिक को भी, शहरियों को भी, कि आपके पास अगर हमारे किसी बंदे के हवाले से ऐसी मालूमात या एविडेंस है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी झिझक के बगैर हमसे शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि निचले लेवल पे शेयर नहीं करने तो ऑफिसर्स के साथ करें, हमारे साथ करें, हम बिल्कुल एक्शन लेंगे और आपको एक्शन होता हुआ नजर भी आए। सर, आप अपने तौर पर क्या हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं, क्योंकि एक SHO इलाके का जिम्मेदार है, अगर कोई बुरा काम वहां पर हो रहा है तो SHO के नोटिस में नहीं है तो फिर वो SHO नहीं है? क्योंकि हमने तो यही सुना है जब हम छोटे होते थे, अभी भी आपके होते हुए भी यही सुनते थे कि एक SHO इलाके का बादशाह होता है, वो जब चाहे क्राइम खत्म कर सकता है, जब चाहे क्राइम को एनहांस कर सकता है। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि SHO फिर मिले हुए हैं सबके साथ, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से ही क्रिमिनल जन्म लेते हैं और फिर वो दरिंदे बन जाते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी जनरल स्टेटमेंट है, हम थोड़ा सा चीज़ों को मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले आबादी जब कम थी तो यकीनन SHO को अपने इलाके की हर चीज़ के बारे में बिल्कुल पता होता था, और वो लोकल लोग हों तो आपको या थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगा लें, या वहाँ पे एक बाकायदा जो अंग्रेज के टाइम में सिस्टम था कि इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन की जाती थी, तो लोगों को अपने इलाके के बारे में बिल्कुल पता होता था। लेकिन लाहौर जैसे बड़े शहर में अगर ये समझे कि हर चीज़ में पता होना बड़ा मुश्किल का, मिसाल के तौर पे पतंगबाजी तक काइट फ्लाइंग अगर ऑनलाइन होना शुरू हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कहीं से मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है, तो वो एक चीज़ें कॉम्प्लिकेट आबादी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसकी वजह से होती रहती हैं। बट स्टिल जो SHO अपने इलाके में मेहनत करते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग का कोई सिस्टम रखते हैं, उनको बिल्कुल पता होना चाहिए। जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है, हमने ये भी कई दफ़ा किया है कि हम अगर जहाँ पे शक हो कि यहाँ पे SHO या थाने की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो सिर्फ SHO ही नहीं, थाने में मौजूद हर जी बिल्कुल हम ये टेबल तक हम आ जाते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि कहीं पे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो हम वो काम जो उस थाने को करना चाहिए हम किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से भी कराते हैं, ताकि एक तो एक्शन हो जाए, उसके बाद फिर हम उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी करते हैं कि उसको पता था या नहीं था, या जो इन्वेस्टिगेशन जब किसी केस की होती है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि ये कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, उसको पता हो सकता था, होना चाहिए था या नहीं है। तो जहाँ पे भी बगैर किसी समझ लें कि उसकी एम्बिग्यूटी की अगर हमें लगता है कि SHO या थाने को उसको पता होना चाहिए था, नहीं है, या इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे हम एक्शन लेते हैं। नाज़रीन, DIG ऑपरेशन साजिद कियानी से अभी हमारी बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हम डीआईजी ऑपरेशन से दोबारा बात शुरू करते हैं। सर, फ्रंट डेस्क बना दिया गया, अवाम की दाद रसी फिरनी होती है, अवाम के जो शिकवे हैं वो वहीं के वहीं हैं कि हम थाने में जाते हैं तो एसएचओ अपने ऑफिस में भी होता है तो वो हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझता, और ये प्रैक्टिस एक अरसे से चल रही है। आपके आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं? फ्रंट डेस्क हमारा जो बेसिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पुलिस एंड द सिटीजन है वो वही है और वही रहेगा, और उसको बेहतर करने के लिए जो पिछले टाइम में ये किया गया था कि वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिस नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के लड़कियां भर्ती किए गए थे जो अभी भी काम कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क के हवाले से जो प्रॉब्लम जो हम समझते असल में नहीं है या जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास वो सारे केसेस आते हैं जो उसके मुतलका नहीं होते, जो सिविल मैटर्स हैं वो भी आते हैं, और जो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है हमारा वो डिस्टिंक्शन करता है बिटवीन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस और नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस। अब जो नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस है उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि हमारे पास कोई आए तो हम उसको रोजनामचे में एंटर करके रिपोर्ट लिख के हम कंसर्न मजिस्ट्रेट को रेफर कर दें। लोग इस चीज पे राजी नहीं होते, लोग कहते हैं लोगों का ये वो मर्जी होती है कि हम उनके सिविल मैटर्स में भी एफआईआर दर्ज करें, जो कि ज़ाहिर हमें रजिस्टर करनी पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है कि हमें कल को कोर्ट में भी जवाब देना है। सिविल मैटर पे एफआईआर हो नहीं सकती, ज़ाहिर दूसरी पार्टी भी अपने केस को परसू करती है, तो इसलिए आप अगर ये समझेंगे कि एफआईआर की हद तक पब्लिक कभी पाकिस्तान की पब्लिक या हमारे शहरी जो हैं वो पुलिस से मुतमईन होंगे, तो मुझे होता नजर नहीं आता कि वो अगर बंदा आप सिविल मैटर में भी एफआईआर करवाना चाहेंगे तो नहीं होंगे। हाँ, कुछ जगहों पे यकीनन हमारे लोगों की उन केसेस में भी सुस्ती होती है कि जिसमें पर्चा बनता है जो उनका अकॉर्डिंग टू लॉ सीआरपीसी राइट है कि उनका फौरन पर्चा दर्ज होना चाहिए, वो नहीं होता, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आती है। लेकिन अब चूंकि अब इतना ज़्यादा चीज़ें ओपन हैं, शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया है, प्रेस क्लब्स में लोग चले जाते हैं, इतने ज़्यादा ऑफिसेज हैं, अब उस तरह से ऐसे जैसे आज से 5-10 साल पहले बात हो कि एफआईआर रुक सकती है, अब वो हालात नहीं है। अब एफआईआर जैसे आपकी खबर नहीं रुकती, इस तरह से एफआईआर रोकना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। खबर हमारी रुक जाती है किसी के कहने पे? नहीं, कभी मतलब वो एक आध दफा की बात होती है, हर खबर तो नहीं रुक सकती ना, इसी तरह से हर एफआईआर भी नहीं रुक सकती। कोई कई दफा एफआईआर नहीं हो रही होती तो उसकी जस्टिफिकेशन होती है, प्रॉपर रीजंस होती हैं एसएचओ के पास या ऑफिसर्स के पास, और वो जब हमसे ज़्यादा कोर्ट भी पूछता है, क्योंकि अगर हमारे पास हम एफआईआर दर्ज ना करें तो ऑल्टरनेट सिस्टम मौजूद है शहरी के पास कि वो 22A और 22B के तहत कोर्ट में जा सकते हैं। 22A पे पुलिस से रिपोर्ट लेके जजेस जो हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो 22A की जो एफआईआर है थ्रू कोर्ट्स वो बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू टोटल एफआईआर हम दर्ज करते हैं, वरना अगर हम बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज ना करते हो तो यकीनन होना ये चाहिए था कि 22A के तहत हजारों की तादाद में एफआईआर होती है और वैसे कम होती है। तो इसलिए एक परसेप्शन है जो थोड़ी सी इतने सालों पे बनी है, तो उसको डाइल्यूट करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है, हमें मेहनत बहुत करनी पड़ी है, लेकिन हम इंशाल्लाह ये अब जो परसेप्शन है इसको बदलेंगे और लोगों की ये कोशिश पूरी करेंगे कि लोगों को यकीन हो कि उनको जहाँ पे जो एफआईआर जायज बनती है वो बिल्कुल विदाउट एनी डिले दर्ज हो। सर, हम देख रहे हैं कि आप मुख्तलिफ थानों का दौरा भी कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप देखते क्या है, एनालाइज क्या करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, फिर पब्लिक से भी बात होती है, वो क्या मसाइल आपके सामने रखते हैं? जी, मैं तो बेसिकली जब जाता हूँ थाने का तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ कि उसकी बिल्डिंग, फर्नीचर, सफाई सुथराई कितनी मेंटेन्ड है। उसके बाद फ्रंट डेस्क को देखता हूँ कि प्रॉपर्ली काम कर रहा है, वहाँ पे कैमरा चल रहा है, क्योंकि जो कैमरे वहाँ पे चल रहे होते हैं उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो हमारे पास होती है। फिर स्टाफ से पूछता हूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं, फिर पेंडेंसी उसकी चेक करता हूँ कि कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस देखते हैं, साथ साथ पब्लिक होती है तो उनसे मिलते हैं और ये असेस करते हैं कि पब्लिक को किस किस्म की कंप्लेंट है, कोई ज़्यादा देर से बैठा हो तो नहीं है, या किसी का केस जो है वो एफआईआर नहीं हो रही हो या तफ्तीश के मुतालिक बात है तो उसको किसी ने सुना या नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना अभी तक, ये चीज़ें देखते हैं। जब आप विजिट करते हैं तो ये बातें आपके सामने रखी जाती हैं? सारी चीज़ें एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे एक्शन लेते हैं। साथ साथ में जो हवालात में लोग होते हैं लॉकअप में, वो देखते हैं उनको कि वो किन किन केसेस में उनकी प्रॉपर गिरफ्तारी है, उनका कैमरा चल रहा है, उनकी फैसिलिटीज जो बेसिक वॉशरूम वगैरह, खाना पीना, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल मैटर्स हैं थाने के, वो देखे जाते हैं ताकि एक तो मुझे अवेयरनेस हो कि मेरे किस थाने में किस इलाके में क्या इश्यूज आ रहे हैं और साथ साथ जो उसमें मेरे थ्रू बेहतरी आनी है वो आ सके।
सर पंजाब गवर्नमेंट के सामने आपने ये सारे मसाइल रखे कि वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं मगर बिल्डिंग्स में ना तो सामान मौजूद होता है ना वसाइल मौजूद हैं, फिर कल्चर बदलने के हवाले से पुलिस इस्लाहात लाने के हवाले से जो दावे किए जाते हैं वो तो फिर वहीं पे रहते हैं, क्योंकि जब तक हम पुलिस के मसाइल हल नहीं करेंगे तो वो पब्लिक के मसाइल कैसे हल कर पाएंगे? जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत सीनियर लेवल की है, मैं तो ऑपरेशन लेवल पे काम करता हूँ और ये यकीनन जो हमारे जब हम काम करते हैं तो उसमें जो इश्यूज आते हैं उसकी इनपुट हम अपनी सीनियर कमांड को देते हैं, जो अल्टीमेटली मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो जैसे मैंने पहले बताया कि रिसोर्सेज शायद ही पूरी कर सकें क्योंकि पुलिस की रिक्वायरमेंट बहुत हैं, जहाँ पे आप मतलब मल्टी फैसेटेड बहुत सारे डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपकी अगर गाड़ियाँ हैं तो वो भी 24 आवर्स चलती हैं, आपके मोटरसाइकिल हैं तो 24 आवर्स चलते हैं, उसी में से उनके लिए रिपेयर भी करना है, उसी में से उनके लिए टाइम निकालना है। रिसोर्सेज आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, हमारे अफसरों जवानों की ड्यूटीज़ लंबी होती हैं, उसकी सेहत का उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये एक हमारा जो काम है, जो जॉब है, ये उसकी अटैच्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो जो बिल्डिंग्स हैं अपना पुलिस स्टेशंस की या जो ऑफिसेज की, आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, बिल्डिंग्स नई बन भी रही हैं, पुलिस स्टेशंस की भी बन रही हैं, ऑफिसेज की भी बन रही हैं। बट चूँकि मतलब एक डेवलपिंग कंट्री जितना एक्सपेंडिचर एक डिपार्टमेंट पे कर सकता है उतना वो कर रहा है, शायद उससे ज़्यादा ही हमारे यहाँ पुलिस के ऊपर हो रहा है। और वो जो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ से बेहतरी होगी। रिफॉर्म्स जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो बड़ा अपना मतलब एक समझ लें कि बड़ा ब्रॉड चीज़ है ये। पुलिस खाली रिफॉर्म अगर आपने करनी है तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरे को रिफॉर्म करने की जरूरत होती है, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट। तो वो तजवीज़ आपने कभी आगे पेश की? क्योंकि जी ये जो डिपार्टमेंट जब हमारे तजावीज़ तो हमारे आईजी ने जब मीटिंग होती है या सीनियर लेवल की तो वही होती है, तो वो इसी तरह से जो हमारा जो डेली बेसिस पे सारे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन्स में रीजन्स में काम हो रहा होता है, उसी की बुनियाद पर वो तजावीज़ आगे आती हैं, वो कंपाइल होके जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रीजन्स की वजह से डिले भी हो जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर लेवल पे एक इंक्रीमेंटल जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर आ रही है। सर लाहौर शहर में 6 डिवीजन्स हैं, कैंट, सिविल लाइन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, लेकिन हम देखते हैं कि मॉडल टाउन डिवीजन में और साथ ही सिटी डिवीजन में इन 2 जगह पर क्राइम की सूरत हाल बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आपकी तरफ से क्या लायामल तैयार किया जा रहा है? एसपी की सतह पर क्या आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं? 6 डिवीजन हमारे हैं तो हर डिवीजन की अपनी कोई ना कोई खास बात होती है। जैसे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डरिंग डिवीजन्स होते हैं उसका क्राइम अलग तरह का होता है, जो सिटी है अलग तरह का होता है, जहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वहाँ पे क्राइम अलग तरह का होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम्स ये 499 एब्स्ट्रैक्ट डिसऑनर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हर डिवीजन की अपनी अपनी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके डिफरेंट क्राइम की टाइप्स हैं। तो हम उसके ऊपर हर जो भी हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वो उसके क्राइम के मुताबिक होते हैं। सर एसपी की सतह पर अगर बात कर ली जाए तो एसपी जब तक एसपी को फोन ना करेंगे तो एसपी मुलाकात नहीं करता, फिर एसपी अगर एसएचओ को फोन ना करे तो वो पब्लिक से मुलाकात नहीं करता। ये प्रैक्टिस आपके आने के बाद बदलेगी? अगर हम फर्ज करें कि लाहौर में साल में अगर 1 लाख से ऊपर FIRs हुई हैं तो उस लाख बंदा तो मुझे नहीं मिला होगा या CCPO साहब को नहीं मिला होगा या SP को नहीं मिला होगा। हमारे पास तो आने वाले बहुत थोड़े केसेस होते हैं, बाकी मेजॉरिटी चीज़ें पुलिस स्टेशन लेवल पे हो रही होती हैं। क्योंकि अगर एक थाने का अगर 5000 क्राइम है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 5000 के 5000 बंदे पहले मेरे पास आए, फिर SP के पास गए, फिर SDPO के पास गए, फिर पुलिस स्टेशन गए। वो रूटीन में चीज़ें बहुत सारी हो रही होती हैं। हमारे पास वो कंटेस्टेड केसेस आते हैं। कंटेस्टेड ऐसे होता है कि कोई थाने ने किसी चीज़ पर डिसीजन लिया तो उससे जो दोनों में से एक पार्टी एग्री नहीं करती तो अगले स्टेप पे जाएगी कि जी ये यूं नहीं यूं है, तो उनका हक है। ये स्टेप्स बनाए इसीलिए गए हैं कि 2 चीज़ों के लिए कि अगर सर्कल बनाया गया उसके ऊपर DSP और डिवीजन बनाया गया उसके ऊपर SP है, तो एक तो वो अपने अपने काम को एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपरवाइज करेंगे, दूसरा अपने अपने डिवीजन के या सर्कल के मामलों को वहाँ पे हल करेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें रिफाइन होके आएंगी जिसमें ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। लेकिन इधर थोड़ा सा हमारा कल्चर भी ऐसा है कि कोई बंदा मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन लेके ही मेरे पास आ रहा है, वो उससे पहले ना SP के पास गया है, ना DSP के पास ना गया है, ना पुलिस स्टेशन में गया, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। ये एक मतलब थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर वो वहाँ पे थाने जाए
وہ اس کی بات نہ سنیں, اس کی اپلیکیشن پہ کام نہ ہو, پھر اوپر آئے تو پھر وہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. لیکن ان کیسز میں کیسے ایس پی کو یا ڈی ایس پی کو, ایس ایچ او کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو پہلے اس کے پاس گئی نہیں. سر آپ کی کتنے دنوں بعد ایک ڈویژن کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے اور جو کوتاہی برتی جاتی ہے, نااہلی سامنے آتی ہے, تو اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میری ایس پی سے تو روزانہ میری بات ہوتی ہے, ہر ایس پی سے کسی نہ کسی ایشو کے حوالے سے, تو ساتھ ساتھ ان کی چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایس پی سے رابطے کی بات ہے تو وہ تو ڈیلی بیسس پہ کئی بار ہوتا ہے, ہم جو ایشو آتا ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. ایس ایچ او سے ایون میری ہر واردات کی کال کے بعد جب 15 پہ چلتی ہے تو میری اس سے بات ہوتی ہے. یہ تو ڈیلی ہمارا سسٹم ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اور جو ہماری میٹنگز ہیں وہ ڈویژن وائز میں نے ابھی شروع کرنی ہے. ان کا ایک تو یہ تھا کہ پہلے میں چیز کو ایشوز کو سمجھ لوں سارے پورے لاہور کے, کس ڈویژن کے کیا ایشوز ہیں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ وہاں پہ ہم نے کیا چیز کو ایڈریس کرنا ہے. تو وہ ابھی نیکسٹ ویک سے ہر ڈویژن وائز میٹنگ شروع ہو جائے گی, جس میں ان کا ہر ایشو دیکھا جائے گا, جس میں ایس ایچ او, ڈی ایس پیز اور ایس پی صاحب موجود ہوں گے, ایس ایس پی آپریشن موجود ہوں گے. تو جہاں پہ ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے وہ آپ اگر اپنی چینل کی فوٹیجز اور اپنے پچھلے ٹکٹس نکال کے دیکھ لیں کہ شاید پولیس وائر ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ وہ اتنی جلدی ایکشن لیتا ہے. اگر ہماری کوئی ویڈیو آتا ہے, کوئی کلپ آتا ہے کسی میں ہمارے بندے کی, یا ایون فار دیٹ میٹر کو ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے, یہ کمپلینٹ میرے پاس آتا ہے, یہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے جس میں سے لگتا ہے کہ اس کی بات انیشیل انکوائری میں لگتا ہے کہ وہ اس کی بات ٹھیک ہے, اس کے خلاف زیادتی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہم اپنا چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ایس ایچ او اس سے نیچے ہو, ان کئی سچویشن میں ڈی ایس پی کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز یوں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جو پرومپٹ رسپانس ہے ریگارڈنگ ایکشن شاید میرے خیال میں پولیس میں سب سے زیادہ ہے. جی بالکل, ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پولیس اپنا کام بہتر انداز سے کرنے کے لیے کوشاں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی عوام کا بھی تعاون ساتھ مل جائے گا تو جو مسائل یہاں پر شہر میں درپیش ہیں وہ کلا کما ہو سکتا ہے. اور تعاون کی ضرورت ہے, جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. تو جہاں تک عوام کے مسائل تھے ان پر بھی بات کی گئی, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے پولیس تھانوں میں موجود ہے, اور 3 سے 5 کا ٹائم رکھا ہوا ہے, جس ان اوقات میں اگر وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ سزائیں پولیس کو ملتی ہیں اور سوال بھی پولیس پر اٹھتے ہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.